हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम के टाइप्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें मेनली हमने फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, जिसमें हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम की अच्छे से डिस्कशन कर ली थी। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस में किस किस तरह के इक्विलिब्रियम देखने को मिलते हैं या किस तरह की कंडीशंस होती है तब इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, ये हम मेनली देखने वाले हैं। केमिकल प्रोसेस यानी यहाँ पर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कोई भी हो, उसके लिए एक कंडीशन तो कंफर्म है कि वहाँ पर एटलीस्ट दो प्रोसेसेस होने चाहिए और दोनों के दोनों अपोजिट प्रोसेसेस होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में दो प्रोसेस अपोजिट कब हो सकते हैं? ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन दो डायरेक्शन में चल रही हो। मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हूँ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा हूँ यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर कोई भी रिएक्शन जो रिवर्सिबल है यानी वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रही है, तो इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम शो करेगी ही करेगी। लेकिन यूनि डायरेक्शन यानी जो एक ही डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन है, वो कभी भी इक्विलिब्रियम शो नहीं कर सकती। तो फर्स्ट कंडीशन जो आपको यहाँ पर माइंड में होनी चाहिए वो क्या है कि the reaction shows forward as well as reverse या backward processes, ठीक है। रिएक्शन दोनों तरह के प्रोसेस यहाँ पर हमें दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये इट इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो भी इक्विलिब्रियम शो होगा वो डायनामिक होगा। डायनामिक का मतलब पहले भी बताया, वापस बता रहा हूँ कि प्रोसेस जो है वो चलता रहता है लेकिन रुका हुआ दिखाई रहता है, ठीक है। तो दिखाई तो क्या देगा? रुका हुआ, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में प्रोसेस चालू होगा, लेकिन वो एक जैसी स्पीड से चलेगा, तो उस केस में हमें वो फील नहीं होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सपोज मैंने लिया है A + B जो हमारे लिए रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं, और इससे मैंने बनाया C + D जो हमारे लिए प्रोडक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे A और B मिलकर के C और D बनाएगा, वैसे वैसे C और D मिलकर के वापस क्या बना लेंगे? A और B बना लेंगे। ये होगा फॉरवर्ड और ये होगा रिवर्स, ठीक है। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों, मतलब जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जा रहा है वैसे वैसे वो भी रिएक्ट करके वापस से क्या बना रहा है? रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शन होना ज़रूरी है। इसको एक ग्राफ की फॉर्म में समझते हैं, फिर उसको कंक्लूड करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और ये एक्सिस हो गई मेरे लिए टाइम एक्सिस, ओके। जब टाइम t = 0 है, टाइम t 0 ले लिया मैंने, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी और रिएक्टेंट की मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा क्या होगा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, राइट, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता जाएगा? प्रोडक्ट में। तो इनिशियली मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? रिएक्टेंट की, और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, क्लियर। और जब वो कम होगी तो लास्ट में एक चीज़ ध्यान में रखना, जब वो कम होगी तो एक बार जाकर, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगी, ओके। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सिमिलरली टाइम t 0 है, 0 पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी, क्योंकि जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ रिएक्शन का, तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्या है? 0। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर C और D की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और D, ठीक है। तो ध्यान से देखें, तो जो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट है, उसके बाद आकर के इन पॉइंट्स पर देखो आप, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो गई। इट मीन्स अब क्या हो रहा होगा समझना। इट मीन्स कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट वापस क्या कर रहा है? रिएक्टेंट बना रहा है। तो ये रिएक्शन दोनों तरफ चल रही है और दोनों तरफ उसकी स्पीड एक हो चुकी है, रेट ऑफ द रिएक्शन सेम हो गई। तो हम बोल सकते हैं इस केस में जब इक्विलिब्रियम आ गया तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो उस केस में ना ही आपको A और B की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज होते हुए दिखाई देगा, ना ही C और D की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। तो जब कोई चेंजेस होते हुए दिखाई ना दें और अपोजिट प्रोसेस हो रहे हो तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये डायनेमिक है, इसका मतलब ये रुका नहीं, रुका हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस होना बंद हो गए। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम की स्टेट आ चुकी है। सिंपल।
अब आते हैं इससे आगे, डिफाइन में मैं कैसे लिखूंगा, तो सिंपल व्हेन, ठीक है, हम कौन सी रिएक्शन की बात करें, कंडीशन पहले ले चुके हैं, रिवर्सिबल होनी चाहिए। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of reverse reaction, ठीक है, ये इक्वल हो जानी चाहिए। एट दिस टाइम द concentration of reactant or product remain same, unchanged। क्या होगा, वो चेंज नहीं होगी, रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज रहेगी। दिस स्टेट इज नॉन एज केमिकल इक्विलिब्रियम, और इस स्टेट को ही हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। सिंपल। तो मेनली हमें क्या ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन क्या होगी, अगर इक्वल हो जाएगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की चेंज होती हुई दिखाई नहीं देगी, और उस केस में वो स्टेट ही केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। ओके ना, आई थिंक ग्राफ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाला चैप्टर जो है उसका काफ़ी कुछ पार्ट जो पार्ट हम डिस्कस करें इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हेडिंग है, ये एक लो है, और लो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये लो भी काफ़ी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हर बार हमने बात की है, ठीक है। तो लो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर हम एक और बात करने वाले हैं, तो आप इसी तरह से ले लो, यहाँ पर ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात यहाँ पर करने वाले हैं। सिंपल। अब ये होता क्या है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसको शुरू करते हैं। सपोज, क्योंकि लो हम क्या है वो बाद में बात करेंगे, एक बार आप पूरा डिराइव करके देख लें, अगर आपको वो समझ आ जाएगा तो लो तो काफ़ी ईजी और बहुत जल्दी हो जाएगा। सिंपल। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज मेरे पास A + B है, रिवर्सिबल होना ज़रूरी, इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो, और वो C + D बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक ऐसी रिएक्शन ली है, रिएक्शन को नोटिस करना, सबसे पहले मैंने ऐसी रिएक्शन ली है जिसमें जो रिएक्टेंट है उसमें जो A है वो भी 1 मोल है, B भी 1 मोल है, C भी 1 मोल है प्रोडक्ट में, और D भी 1 मोल है। मैं यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री मैंने सबकी 1 ही ली है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालना हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हुआ, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा उसको हमेशा Kc से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? Kc, मतलब कंसंट्रेशन पे बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो होगा ये होगा कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लिखनी है तो कंसंट्रेशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी। सपोज मैंने कहा कि मुझे H2 की कंसंट्रेशन बताओ, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ H2 को ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब कि आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट होता है, क्लियर। तो ये बेसिक अपना क्लियर रखना, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर रखना। अब हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाएं तो Kc = तो ऊपर हमेशा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आती है, तो मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D का प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया, और डिवाइड बाय करूँगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन को, रेशो को ही हम लोग क्या कहते हैं?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब जब इसमें सब कुछ 1 मोल हो। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ जिसमें ऐसा कुछ भी ना हो, तो स्टाइक्योमेट्री अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाती तो मैं क्या करता। तो अब किस तरह से आंसर करेंगे वो समझना। अगर एक इक्वेशन है ए प्लस बी और वो रिवर्सिबल है और वो बना रही है सी प्लस डी एंड डी, तो इस रिएक्शन में समझना रिएक्टेंट है ए और बी, लेकिन ए की कितनी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिए, कितने मोल लिए गए, स्मॉल ए मोल लिए गए, बी के स्मॉल बी मोल लिए गए, सी के स्मॉल सी एंड डी के स्मॉल डी, ठीक है। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऊपर हमेशा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आती है और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आती है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, कॉन्सेंट्रेशंस, राइट, और ए एंड बी, सिंपल कॉन्सेंट्रेशंस मेंशन कर दिया आपने। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अगर स्टाइक्योमेट्री जिसकी जो गिवन है वो उसके ऊपर लगा दो। तो सी की स्टाइक्योमेट्री है सी, डी की है स्मॉल डी, ए की है स्मॉल ए और बी की है स्मॉल बी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस फॉर्मूले को मेंशन करने के लिए जो लॉ बनाया गया उस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, सिंपल। तो एक बार उसके बेसिस पे मैं यहाँ लैंग्वेज लिखने की कोशिश करूँगा, इसको समझना। ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होने वाली है, तो ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ को देख रहे हैं, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ, मैं यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट वर्ड यूज करने वाला हूँ। एक प्रोडक्ट तो मल्टीप्लिकेशन को दिखाएगा और एक प्रोडक्ट सी और डी को दिखाएगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन की। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं रिएक्शन की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से बात करते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है, रेज टू द रेस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। क्या किया गया, इनकी पावर्स को इन्हीं के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से रेज किया गया, राइट। और लास्ट में फिर से देख लेंगे, रेज टू द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ, वापस प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, रेज टू, यहाँ भी रेज कर रहे हैं, रेज टू द रेस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, रेज टू द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज ए constant known as equilibrium constant Kc, जिसको हम भी नोट करते हैं, ठीक है। तो वापस से बात करते हैं हम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, पहले इधर से समझना। क्या कहता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर द product of the concentration of product raised to their respective stoichiometric coefficient is divided by the product of concentration of the reactant raised to their respective stoichiometric coefficient is a constant। इसका डिवाइडेशन जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक ये वर्ड समझ आया होगा, उसको अच्छे से एक्सप्रेस भी करेंगे अभी, ओके। अब आते हैं इससे आगे, इसके कुछ एग्जांपल्स लेने और कुछ कंडीशंस मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना।
तो केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केस फर्स्ट की, ठीक है। फर्स्ट केस क्या कहता है? फर्स्ट केस कहता है कि सपोज आप एक एग्जांपल ले लो और यहाँ पर H2 प्लस I2 दोनों गैसेस फेज में ही हैं। H2 प्लस I2 ये रिवर्सिबल रिएक्शन और ये बना रहा है 2HI, ठीक है। बैलेंस, ये सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है, सिंपल। अब इसके लिए आपको Kc निकालना है, तो आप Kc कैसे निकालेंगे? सिंपल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर स्टाइकियोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यस और नो, सिंपल एक्सप्रेशन हुआ। तो इसको मैंने Kc नाम दे दिया। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है? केस फर्स्ट में नेक्स्ट केस कह रहा है कि यार अब रिएक्शन को रिवर्स लिख दो। तो अगर मैं यहाँ पर 2HI लिख देता हूँ तो इस केस में रिएक्शन क्या बनाएगी? ये बनाएगी H2 प्लस I2, यस और नो। तो इस केस में Kc डैश इक्वल्स टू क्या होगा? Kc डैश इक्वल्स टू होगा, अब ये प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि रिएक्शन को पलट दिया गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो Kc डैश है, क्या ये इस इक्वेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है? देखो, यस और नो। तो मैं यहाँ लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूँ? मेरा जो केस है ये क्या स्टडी बता रहा है? ये बता रहा है फॉर ए रिवर्स रिएक्शन, फॉर ए रिवर्स रिएक्शन, जब भी रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द इनवर्स ऑफ किसका इनवर्स है? इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम constant of inverse of the equilibrium constant of the forward reaction, of the forward reaction, ठीक है। तो फिर से समझना क्या कह रहे हैं हम कि भैया जब भी आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या निकालेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स होगा, सिंपल। तो केस बहुत सिंपल है, तो आपको माइंड में रखना है, इस पे बेस न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हो सकता है आपको Kc की वैल्यू दी जाए और रिवर्स रिएक्शन के लिए फिर से Kc डैश की वैल्यू पूछी जाए, सिंपल। ओके, अब आते हैं सेकेंड केस पर। सेकेंड केस भी काफ़ी ईजी है और इसको मैं इसी से रिलेटेड करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इस फर्स्ट पार्ट को रहने दे रहा हूँ। ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केस सेकंड केस क्या कहता है? सपोज आपने पहला एग्जांपल ये ले लिया, सेकंड एग्जांपल में क्या किया? आपको लगा कि यार ये प्रोडक्ट 2 मोल बन रहा है, काश ये 1 मोल बनता, तो चलो 1 मोल में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मोल करने के लिए मैं क्या करता है? H2 प्लस I2 की जो रिएक्शन है, इसको HI जो बना रही, इस 2 को इधर कर देता, तो ये हाफ हो जाता एंड ये भी हाफ हो जाता, यस और नो। तो हाफ एंड हाफ हो जाता, तो अभी बैलेंस तो अभी भी है, लेकिन ये 1 मोल हो गया। तो अगर इस तरह से मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज करता जाऊँ तो क्या होगा? तो सामने देखना, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? Kc डबल डैश ले लिया सपोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1/2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अदर रिएक्टेंट की पावर 1/2, यस और नो, इजी बिल्कुल, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? इसका स्क्वायर करूंगा ताकि ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं Kc डबल डैश का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या बनेगा? इधर स्क्वायर करता हूँ तो इधर भी HI का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएंगे और ये बन जाएगा H2 एंड I2, राइट, रूट हट गए। तो अब इस केस में ये पूरी वैल्यू क्या Kc के इक्वल है? तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि Kc डबल डैश का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर Kc के इक्वल है। तो Kc की वैल्यू कितनी हो गई? Kc डबल डैश की वैल्यू हो गई रूट ऑफ Kc, या फिर इसको बोलूँ इसकी वैल्यू हो गई Kc की पावर 1/2, यस और नो, करेक्ट। तो अब सोचो कि ये इक्वेशन उससे कैसे बनी होगी। अगर मुझे इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या इसमें मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यस और नो? तो जितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही नंबर उसकी पावर में आ जाए तो नया कोफिशिएंट बन जाता है।
ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सपोज यहाँ पर n ऑफ H2 प्लस n ऑफ I2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये N2NHI, क्योंकि एक 2 तो पहले ही है, 2NHI बना रहा है। तो इस केस में जो KC डबल डैश की वैल्यू होगी वो जो KC है उसकी पावर n के इक्वल होगी, ठीक है, उसकी पावर n के इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया इन सभी को, तो इसकी पावर 1/2 आई। तो अगर आप n से मल्टीप्लाई करते तो इसकी पावर को n टाइम्स कर देते तो ये आपका नया कोफिशिएंट आ जाता, ठीक है। तो कई बार न्यूमेरिकल में क्या गिवन होगा, ये इक्वेशन गिवन है और इससे ये बना दी। अब इसकी KC की वैल्यू गिवन है आपको और आपको बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन के लिए KC की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पावर में n लगा दूँ, उतनी ही मेरी वैल्यू होगी। सिंपल। तो ये सेकंड केस था, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका फटाफट। ओके ना, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसको कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो मेनली हम इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो बात करें तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम जो हम यहाँ बात करने वाले हैं दैट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो 2 तरह के इक्विलिब्रियम देखने हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो दोनों को एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम डिफाइन बहुत इजी है, डिस्कस कर लेंगे। सपोज यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है, अभी जो लिया वही ले लेते हैं। H2 जो गैसेस फेज में, I2 जो गैसेस फेज में और रिवर्सिबल रिएक्शन है और फाइनली ये 2HI बना रहा है वो भी गैसेस फेज में। कोई और एग्जांपल लेना है, कुछ और ले लेते हैं। N2 गैसेस फेज में प्लस 3H2 गैसेस फेज में, रिवर्सिबल है और 2NH3 ये भी गैसेस फेज में। कुछ और ले तो वो भी ले लेते हैं। CH3CO C2H5 गैसेस फेज में, सॉरी एक्वस फेज में, ठीक है। एक्वस से ध्यान रखना, क्लियर कर देता हूँ। एक्वस फेज में इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं H2O से जो लिक्विड फेज में, और रिएक्शन के बाद ये बनाएगा CH3COOH जो एक्वस फेज में होगा, प्लस C2H5OH ये भी एक्वस फेज में होगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस केस में एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज CaCO3 जो एक सॉलिड फॉर्म में है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनाएगा CaO जो सॉलिड होगा लेकिन साथ में CO2 निकलेगा जो गैस होगा। यस, डिफरेंस क्लियर ही हो गया होगा। तो जब भी जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सब के सब एक ही फेज में होते हैं, यानी एक ही स्टेट में होते हैं, सब गैसेस है या फिर सब एक्वस है या लिक्विड है, तो इस केस में वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। और अगर यहाँ पर आपको कुछ और एक भी अगर फेज डिफरेंट ज़्यादा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। यस और नो? तो मैं लिख सकता हूँ क्या, all the components of the system, all the components या reactant and product लिख सकते हैं of the system having same phase, ठीक है। सबका फेज अगर सेम है तो वो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस के केस में क्या होगा, all the या system having a different type of phases, of the components। तो कंपोनेंट्स के अलग अलग फेजेस हैं तो वो कौन सा होगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट वन। अब जो हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको माइंड में लेके चलना है, ठीक है।
तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट n गैसियस फेज, ठीक है। तो जो गैसियस फेज है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से वर्क करता है हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं पूरी तरह से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसियस फेज में किस तरह से वर्क करता है इसको समझना। सबसे पहले तो सपोज वो गैस जो हम ले रहे हैं वो आइडियल गैस है, ठीक है। तो उसके लिए PV = nRT, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये गैस इक्वेशन है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ गया। तो इससे P = क्या हो जाएगा, P = n/VRT। क्या मैं V को इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ? अब ये n/V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान रखना ये n/V, क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको n/V पर रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान रखना n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, V क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल पर लीटर क्या मोलैरिटी नहीं होती, तो मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन की यूनिटी तो है, तो इस केस में ये एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ P = ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये RT है। अगर ये कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं लूँ, ये कंडीशन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो R तो पहले ही गैस कांस्टेंट और T को भी आप कांस्टेंट ले रहे हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट हटा दूँ तो क्या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द गैस नहीं हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, या फिर यहाँ गैस ही लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस हो जाएगा। प्रोपोर्शनल रिमूव करूँगा तभी तो कांस्टेंट आते हैं, तो कांस्टेंट हटाऊंगा तो वापस प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो क्या समझ आया कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। तो दो चीज़ें माइंड में रखना। पहली चीज़ तो आप यहाँ पर गैसियस फेज की बात कर रहे हैं, गैसियस फेज में कंसंट्रेशन नहीं लिया जाता, गैसियस फेज में हमेशा प्रेशर लिया जाता है, कंसंट्रेशन लिक्विड फेज में लिया जाता है, क्लियर है। और यहाँ पर हम रिलेट करना चाह रहे हैं कंसंट्रेशन को और प्रेशर को, ताकि हम फॉर्मूले में चेंजेस ला सके उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास है H2 + I2, वही मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ये गैसेस फॉर्म में है, प्लस I2 ये भी गैसेस फॉर्म में है, रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये बना रहा है 2HI, ये भी गैसेस फॉर्म में, तो गैसेस फेज लिया है, ठीक है। तो इसके लिए Kc की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए Kc समझना, बहुत इजीली समझना। Kc की वैल्यू मेरे पास जो रहने वाली है दैट इज concentration of HI² अपॉन concentration of H2 एंड concentration of I2। ये एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे से आप लिखना सीख गए होंगे, बहुत इजी भी है, ठीक है। अब इससे आगे बात करें, चलो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, लेकिन अब मैं इस Kc की जगह एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, Kp। वर्ड क्या इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, Kp, जो दिखाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, लेकिन ये कंसंट्रेशन के बेसिस पे दिखा रहा है और ये प्रेशर के बेसिस पे दिखाए, क्योंकि गैसेस में हमेशा प्रेशर कंसीडर किया जाता है। तो सपोज मैं इसको, अब मैंने ब्रैकेट का चेंज किया, ध्यान रखना, पैरेंथेसिस चेंज किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट था, अब मैंने स्क्वायर नहीं लिया, स्मॉल ब्रैकेट लिया। तो क्यों लिया, क्योंकि ये कंसंट्रेशन बता रहा था, ये प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 और प्रेशर ऑफ I2, सॉरी सही से लिख लेते हैं, प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ I2, राइट, इस तरह से लिख सकता हूँ। बस ब्रैकेट चेंज हुआ, ये प्रेशर है। अब इन दोनों में अगर मैं रिलेशन निकाल लूँ तो मुझे Kc पता है, तो मैं Kp निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो इस केस में मैं इनमें रिलेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन मुझे गिवन है ऑलरेडी, मैं इतना तो समझ गया हूँ कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, समझना। तो इस केस में मैं प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली रिलेट करके दे सकता हूँ ना, यस और नो। तो देखो प्रेशर किसका प्रेशर निकाल रहा हूँ, फर्स्ट क्या है, HI, तो प्रेशर ऑफ HI इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, क्योंकि गैस की कॉन्सेंट्रेशन, इनटू RT। प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ये रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 RT, और प्रेशर ऑफ I2 क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 RT। तो आप देखो मुझे इन तीनों की वैल्यूज़ वहाँ पता चल गई, यस और नो, इस फॉर्मूले से। अब ये वैल्यू Kp में मैं प्लेस कर रहा हूँ, तो क्या था, PHI की जगह HI RT आएगा, लेकिन इसका पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, अपॉन ये स्क्वायर अपॉन PH2 और PI2, तो P इसमें आ जाएगा H2 RT, ठीक है, और इसमें आ जाएगा दैट इज I2 RT, यस और नो। RT से RT
ये स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, यस, तो वो स्क्वायर इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो के पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच आई का स्क्वायर अपॉन H2I2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है वो KC को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पर KC के इक्वल हो जाएगा, सिंपल। तो रिलेशन तो बहुत ईजी है, क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, ये रिलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ इस रिएक्शन के लिए। अगर रिएक्शन कुछ और होती तो यहाँ रिलेशन जो है वो भी कुछ और होता, तो ये चीज़ आपको नोटिस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए एक एग्जांपल और लेना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो एक बार। ओके, अब इसी वे में चल रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, उसका भी रिलेशन डेवलप करेंगे, फिर फाइनल रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया वो मैं आपको मेंशन करके बता देता हूँ, हम साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे। यस, तो सिंपल, हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल लिया था H2 गैस प्लस I2 गैस, और इसने हमें बना के दिया था 2HI गैस, ठीक है। यहाँ पर KP इक्वल्स टू KC हमने प्रूव कर दिया, सिंपल। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर सपोज हम ले रहे हैं N2 गैस ले रहे हैं प्लस 3H2 गैस है, और ये रिवर्सिबल है और ये बना रहा है 2NH3 गैस, ठीक है। क्या बना रहा है? 2NH3 गैस, क्लियर। अब ये इक्वेशन हमारे सामने है, अब इसको वर्किंग में कैसे लाएं, तो इसके लिए फिर से KC इक्वल्स टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, यस और नो। अब KP निकालना है, तो KP के लिए मेरे पास सिंपली प्रेशर ऑफ NH3 की पावर स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, यस और नो। अब कॉन्सेंट्रेशन और रिलेशन डायरेक्ट है, मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 RT की पावर स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, पावर यहाँ है ही नहीं, RT, और यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 RT, पावर क्या हो जाएगी, Q, यस और नो। तो इस RT स्क्वायर से ये RT 4 हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है। उसके बाद में KP इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, तो KP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 और H2 का क्यूब, ठीक है। और RT की पावर कितनी है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ RT की पावर यहाँ पर 2 थी, 2, नीचे -1 और नीचे -3, इसको सॉल्व कर दूंगा, तो 2 -1 -3, इसको सॉल्व करूंगा तो 4 -2 बचेगी, यहाँ पर -2 आएगी, यस और नो, क्लियर। क्या ये पूरा पोर्शन जो है ये KP को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आप इसको ध्यान से देखो, यस और नो। तो KP इक्वल्स टू यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ KP इक्वल्स टू KC RT की पावर -2, क्या लिख सकता हूँ, ये तो KC बन गया, देखो ये तो पूरा कहाँ गया, ये रहा KC बन गया पूरा, और ये RT की पावर -2, तो KP KC में इस रिएक्शन के लिए रिलेशन अलग आया। तो प्रूव क्या हुआ कि ये तो रिलेशन रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज होता जा रहा है, पहले कुछ और रिलेशन आया, अब नया आ गया। तो ये किस इक्वेशन के लिए आया है, ये रिलेशन आया है अपना N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बना, उसके लिए ये रिलेशन आया। तो अब हमें फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो सामने ध्यान देना, और फॉर्मूला बहुत इजीली बन भी जाएगा, यस। तो अब एक नई इक्वेशन ले लेते हैं, ओके। इक्वेशन क्या ली समझना, अब फॉर्मूले के लिए ली तो AA प्लस BB, और ये बना रहा है CC और DD, यस। तो इसके लिए KC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके लिए KC हो जाएगा C की पावर C, D की पावर D अपॉन A टू द पावर A एंड B टू द पावर B, ठीक है। KP इक्वल्स टू क्या होगा, KP हो जाएगा प्रेशर ऑफ C पावर C, प्रेशर ऑफ D पावर D, प्रेशर ऑफ A पावर A, प्रेशर ऑफ B पावर B, यस और नो। अब इस केस में क्या होगा, KP इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे इन सब की वैल्यू वापस पुटअप करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PC RT पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PD RT पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PA पावर A,
होल पावर a एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p b RT पावर b। आप खुद करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो Kp इक्वल्स टू, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इन सबको एक तरफ ले लूँ, किसको, PC की पावर, कॉन्सेंट्रेशन C ले लिया मैंने, ठीक है। आप P हटा ही दो ना, यहाँ C लिखो ना डायरेक्टली। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ले रहा हूँ तो C टू द पावर C, D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। ये तो क्लियर है। अब RT, तो RT की पावर में यहाँ क्या ले सकता हूँ, तो ध्यान से लेना, ऊपर वाली दोनों को ऐड कर दूँ कि ये मल्टीप्लाई होगी तो C प्लस D, और नीचे जो है वो A प्लस बी होगी, लेकिन ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस A प्लस बी, तो माइनस की लगाई, क्लियर है। ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो गया, तो ये हो गया Kp इक्वल्स टू KC। क्या ये पूरा KC हो गया, आप चेक कर सकते हैं, ये रहा। अब RT की पावर क्या होगी, RT की पावर हो गई C प्लस डी माइनस A प्लस बी। तो C और D और A प्लस बी क्या है, तो C और D टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के हैं और A और B टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के हैं, जिसको मैं डेल N से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। N है नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये डिफरेंस ले लिया तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc R टू द पावर डेल N, ठीक है। अब इसको आप देखो, ये उन दोनों के लिए परफेक्टली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इधर 1 एंड 2, और उधर टोटल कितने 2, तो 2 माइनस 2 करूँगा तो 0 आएगा। अगर RT की पावर 0 आती है तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी Kp और Kc इक्वल हो जाएंगे। इस केस में इधर 2 है, इधर 3 प्लस 1 4 है, ठीक है। तो मैं 2 माइनस 4 करूँगा, तो 2 माइनस अगर मैं 4 करता हूँ तो इसका मतलब -2 आना चाहिए, तो ये RT की पावर -2 भाई Kp और Kc इक्वल है, यस और नो। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपका गैसेस इक्विलिब्रियम के लिए और Kp Kc रिलेशनशिप है। बहुत ईजी है, आई थिंक समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब तक जो आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा उसका एक्चुअली यूज़ क्या है हमारे लिए, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर रहिएगा कि हमें किस तरह से इक्विलिब्रियम के एप्लीकेशन पढ़ने, उसके लिए इक्विलिब्रियम का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।